सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करते हैं एक बहुत ही अहम इंटरनेशनल डेवलपमेंट की। नाज़रीन, एशियाई ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, अब वो अमरीका से तवानाई के इम्पोर्ट्स की तरफ वो गौर कर रहा है, जिसमें तेल और गैस शामिल है। और नाज़रीन, ये इक़दाम बेसिकली अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो नई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के बोझ को कम करने की उम्मीद में किया जा रहा है। एंटिसिपेशन की जा रही है कि अगर पाकिस्तान और साउथ एशियन ममालिक अमेरिका की तरफ एनर्जी इंपोर्ट्स करते हैं तो वो थोड़ा सा ऑफसेट हो जाएगा ट्रेड बैलेंस, एंड देन टैरिफ्स थोड़ा सा बेसिकली रिलैक्स हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो ममालिक है अमेरिका के साथ बड़ा ट्रेड सरप्लस रखते हैं और साथ ही साथ वो अपनी एनर्जी के बड़े इंपोर्टर्स भी हैं। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स जिन्हें जुज़वी तौर पर रोक दिया गया है, उन्होंने मईशतों और मार्केट्स को हिला कर रख दिया है, जिसको हम बतरदीज पहले भी कवर करते आए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो हमारी हुकूमत पहली दफ़ा अमेरिका से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने पर गौर करी और ये खबर मारूफ जरीदे रॉयटर्स में आई है। और नाज़रीन, ये जो इक़दाम है वो बेसिकली ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने के लिए किया जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने हम पर ज़्यादा टैरिफ्स लगाए हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एक रिफाइनरी एग्जीक्यूटिव ने रॉयटर्स को बताया कि इसका मकसद अमेरिका से इतना क्रूड ऑयल ख़रीदना है जितना पाकिस्तान मौजूदा तौर पर तेल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, यानी तकरीबन $1 बिलियन का तेल। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद पाकिस्तान अमेरिका को एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजने का इरादा भी रखता है। और नाज़रीन, ये जो वफ्द है वो ट्रेड और एनर्जी यानी तजारत और तवानाई के मसाइल पर बात करेगा। दीगर एशियाई ममालिक भी अमेरिका से एनर्जी इंपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ममालिक जिन पर अमेरिका ने बहुत भारी टैरिफ लगाया, जैसे वियतनाम, कंबोडिया और चाइना, वो इस वक्त पाकिस्तान का रुख करने पर गौर कर रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त टोटल टैरिफ है वो 29% है और वो कहीं ज़्यादा कम है जो उन ममालिक पर लगाए, तो वो अपने जो एक्सपोर्ट्स है अमेरिका को वो पाकिस्तान के थ्रू करें। तो ये नादिर मौका है पाकिस्तान के पास कि वो अपनी मईशत को उभारने और अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स उससे उनके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है पाकिस्तान को इसको बेसिकली यूज़ करने का। नाज़रीन, हम क्योंकि बात करें साउथ एशियाई ममालिक की, तो अब बात करते हैं भारत। बेसिकली वो अमेरिका से मज़ीद LNG इम्पोर्ट टैक्स ख़त्म करने पर गौर कर रहा है। इंडोनेशिया $10 अरब तक की क्रूड ऑयल और LPG इम्पोर्ट्स बढ़ाने का प्लान रखता है और थाईलैंड अगले 5 सालों में अमेरिकी LNG और इथेन इम्पोर्ट्स बढ़ाएगा। नाज़रीन, अलास्का LNG प्रोजेक्ट भी एक अहम डेवलपमेंट है, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जापान, साउथ कोरिया और ताइवान $44 अरब के नेचुरल गैस एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट में शामिल हों। पिछले महीने ताइवान ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, जबकि जापान और साउथ कोरिया भी इस पर गौर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो तमाम मामलात हैं ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फ़र्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें वो चाहते हैं कि दुनिया भर के ममालिक अमेरिका से ज़्यादा ख़रीदें और अमेरिका को कम फ़रोख्त करें। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ट्रेड डेफिसिट एक बड़ा मसला है और वो हर मुल्क से चाहते हैं कि वो अमेरिका से ज़्यादा सामान ख़रीदे। पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज ज़रूर है, क्योंकि हम सऊदी अरब और दीगर मशरक़ी वस्ता के ममालिक से तेल इम्पोर्ट करते हैं। अमेरिका से तेल इम्पोर्ट करना हमारी एनर्जी सप्लाई को मतनू बना सकता है, लेकिन उसके लिए हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेंज की ज़रूरत होगी। एक और पहलू यहाँ पर यह है कि ट्रंप की पॉलिसीज़ कितनी देर तक जारी रहेंगी। ये एक बहुत अहम सवाल है जो एशियाई ममालिक को अपनी तवील मुद्दती प्लानिंग में मद्देनज़र रखना होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जैसे डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप दौर देखें जो अभी 4 माह का हो जाएगा 20 अप्रैल वाले दिन, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे जो है वो डिसीजंस लेते हैं, फिर उससे वो पीछे हट जाते हैं। तो उसकी वजह से अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा, उनको शायद ख़ुद भी इस वक्त क्लैरिटी नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। और इसकी वजह से आप देखें अमेरिकन डोमेस्टिक मार्केट्स हों या पूरी ग्लोबल इकॉनमी, वो बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार है। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अहम डेवलपमेंट है, हम आगे भी इसके बारे में बात करते रहेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं एक और अहम डेवलपमेंट की। तजारत और मईशत के मैदान से वर्ल्ड बैंक ने टैरिफ्स के हवाले से ही बड़ी एक इंटरेस्टिंग गाइडलाइन दी है। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा ने तरक्की पजीर ममालिक पर जोर दिया है कि वो ट्रेड को लिबरलाइज करें, यानी जो तजारत के मैदान है उसमें टैरिफ्स को कम करके अपने तजारत के मैदान को खोलें। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत से तरक्की पजीर ममालिक तरक्की याफ्ता मईशतों के मुकाबले में ज़्यादा टैरिफ बरकरार रखते हैं। उनके मुताबिक टैरिफ को कम करने से मुतबादिल इम्पोर्ट टैक्सेस के ख़तरे को कम किया जा सकता है। टैरिफ क्या होते हैं नाज़रीन? आसान अल्फाज में अगर आपको बताएं कि ये ऐसे टैक्सेस हैं जो एक मुल्क अपने मुल्क में आने वाली दरामदी अशिया पर लगाता है। टैरिफ का मकसद
मकसद होता है कि अपनी मुल्क की प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करना, लेकिन वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये पॉलिसी आखिरकार नुकसानदेह ही साबित होती है। अजय बांगा ने रिपोर्टर्स को बताया कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी यानी जो इस वक्त दुनिया में अदम इस्तेहकाम है, जो कि हालिया महीनों में अमरीकी टैरिफ और चीन और दीगर ममालिक के जवाबी इक़दाम से पैदा हुई है। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि एक ज़्यादा मुहतात बिजनेस और इक़्तिसादी माहौल को जन्म दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका असर मुल्क दर मुल्क मुख्तलिफ होगा, लेकिन आलमी तरक्की में कुछ महीने पहले की पेशनगोई से सुस्त रवि आएगी। यहाँ पर एक अहम बात यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि जब एक मुल्क टैरिफ बढ़ाता है तो दूसरे ममालिक भी उस तरफ का जवाबी इकदाम करते हैं, जैसे चाइना ने अमेरिका पे किया। तो नाज़रीन, ये एक तरह की ट्रेड वॉर की तरफ ले जाता है जिसमें कोई भी मुल्क फ़ायदा हासिल नहीं करता, सबका नुकसान ही होता है, ख़ास तौर पर आम सारिफीन का, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों। कंज्यूमर, क्योंकि नाज़रीन जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं या प्रोडक्ट्स की जो कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर हम जनवरी की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने जनवरी 2025 और 2026 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बेसिकली जो शरह है, जो उसकी पेशन गोई थी, वो 2.7% की थी, जो 2024 के बराबर है। लेकिन आलमी बैंक ने खबरदार किया था कि तरक्की पजीर मईशतों को अब 25 सालों में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सबसे कमज़ोर आउटलुक दरपेश है। इस वक्त उसने खबरदार किया था कि अगर अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स अपने टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई करते हैं तो बेसिकली अमेरिका के जो 10% के ब्रॉडर टैरिफ हैं 2025 में पहले से ही सुस्त आलमी तरक्की में 30% पॉइंट्स की कमी आ सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम मईशतों से आने वाले सामान पर 10% अमरीकी टैरिफ का नया बेसलाइन नाफिज करके ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को नाज़रीन तकरीबन उलट पुलट कर दिया, दरम बरम कर दिया है। और कुछ ममालिक के लिए इससे भी ज़्यादा शरह नाफिज की गई है, हालांकि उन्हें मुज़ाकरात की इजाज़त देने के लिए 90 दिनों के लिए रोक है। अजय बांगा जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि ममालिक को ट्रेड के मसाइल पर मुज़ाकरात और डायलॉग में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने ये भी यहाँ पर नोट किया कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए गहरी रीजनल इंटीग्रेशन यानी इलाकाई सतह पर जो मज़ीद ताल्लुक़ है उसमें भी गैर इस्तेमाल शुदा पोटेंशल मौजूद है, बहुत ज़्यादा उसमें अनटैप्ड पोटेंशल है। और नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि ममालिक को मुज़ाकरात और डायलॉग की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि ममालिक को ख्वाहिशमंद पार्टनर्स के साथ मिलकर इलाकाई और बायलैटरल ट्रेड यानी बाहमी तजारत जारी रखने के लिए काम करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के सदर का ये बयान ख़ास तौर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा नाज़रीन अहम है, जब दुनिया ट्रेड वॉर्स का सामना कर रही है और बहुत से मुआशी माहिरीन का कहना है कि प्रोटेक्शनिज्म यानी अपनी मईशत को बैरूनी मुकाबले से बचाने का तरीका तवील मुद्दत में नुकसानदेह साबित होता है। नाज़रीन, हमने जिक्र किया कि एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के क्या होती है, अब आइए बात करते हैं कि उसके नुकसानात क्या होते हैं। सबसे पहले टैरिफ की वजह से बेसिकली जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, जिसका बोझ आखिरकार कंज्यूमर यानी ख़रीदार पर पड़ता है। दूसरा, जब एक मुल्क टैरिफ लगाता है तो दूसरा मुल्क भी जवाबी इक़दाम करता है, जिससे एक्सपोर्ट्स भी मुतासर होते हैं यानी बरामदात और मुलाजमतें ख़त्म हो सकती हैं। तीसरा यानी नुकसान नाज़रीन ये होता है कि कम मुकाबले की वजह से लोकल इंडस्ट्रीज़ में इनोवेशन की हौसला शिकनी होती है, यानी कोई ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होती। और इसी बात को तस्लीम करते हुए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा कि ट्रेड नेशंस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश को कम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी वाज़ेह नहीं है कि मौजूदा पैरालिसिस कितनी देर तक जारी रहेगा, जो बेसिकली एक हैजान बरपा या कब तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता। उन्होंने आखिर में ये कहा कि उनका यह ख्याल है कि उससे जल्दी निस्बतन निकल सकते हैं अगर मुज़ाकरात के ज़रिए ट्रेड वॉर्स को हल किया जाए। अजय बांगा ने यह भी कहा कि वर्ल्ड बैंक ने तवील अरसे से दलील दी है कि ज़्यादा टैरिफ फ्रिक्शन पैदा करते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और ग्रोथ में कमी आती है। उन्होंने ये कहा कि ये कोई नई बहस नहीं है और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि आया टैरिफ बेसिकली वाकई इकॉनमी को महफूज करते हैं, और तारीख़ में अगर जाएं तो उससे पता चलता है नहीं, क्योंकि अगर आप 1930 की जो ग्रेट डिप्रेशन देखें उसके दौरान अमेरिका ने समोट हाले टैक्स पास किया जिसने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रिकॉर्ड सतह तक बढ़ा दिया, लेकिन उसके नतीजे में तकरीबन 60 ममालिक ने जवाबी इकदाम किए, जिससे ग्लोबल ट्रेड 66% तक गिर गया और इक़्तिसादी बहरान मज़ीद गहरा हो गया। वर्ल्ड बैंक के सदर का मशवरा ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए बहुत अहम है, जहाँ टैरिफ आम तौर पर बहुत ज़्यादा होते हैं। माहिरीन का कहना है कि हमें अपने टैरिफ को कम करना चाहिए और इलाकाई तजारत पर तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास तौर पर सार्क ममालिक जिसमें बेसिकली हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, जिसमें भारत है, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। इसका ज़्यादा पोटेंशियल है और हम अगर इसको यूज़ करें तो हम अपनी मईशत को देर पा इस्तेहकाम दे सकते हैं और हमारी मईशत में बहुत ज़्यादा तरक्की आ सकती है। तो नाज़रीन, हमने आपको इक़्तिसादियात के मैदान से 2 बड़ी अहम खबरें दी हैं। इन तमाम हवालों से हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़।
नाज़रीन वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको इक्तिसादी मैदान से दो अहम खबरों के बारे में आगाह किया। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में और वहां से आपको बताते हैं कि साइंसदानों ने एक दूर दराज प्लैनेट पर जिंदगी के इम्कान के नए लेकिन अभी इब्तदाई शवाहिद दरियाफ्त किए हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक टीम ने K2-18b नामी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का स्टडी करते हुए ऐसे मॉलिक्यूल्स के सिग्नल्स डिटेक्ट किए हैं जो जमीन पर सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिजम्स के जरिए ही प्रोड्यूस होते हैं। नाज़रीन ये दूसरा और ज्यादा उम्मीद अफजा मौका है जब नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जिंदगी से मुंसलिक केमिकल्स डिटेक्ट किए हैं। लेकिन लीड रिसर्चर प्रोफेसर निको मधुसूदन ने और इंडिपेंडेंट एस्ट्रोनॉमर्स ने वाजे किया है कि इन नताइज की तस्दीक के लिए मजीद वक्त और डेटा की ज़रूरत है। प्रोफेसर मधुसूदन ने अपनी लैब में कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही फैसला कुन सबूत हासिल कर लेंगे। नाज़रीन ये अब तक का सबसे मजबूत सबूत है कि वाक़ई तौर पर ज़िंदगी मौजूद है और हकीकत पसंदी से कहा जा सकता है कि हम 1 से 2 साल के अंदर इस सिग्नल की तस्दीक कर सकते हैं। K2-18b ज़मीन से 2.5 गुना बड़ा है और हमसे 700 ट्रिलियन मील दूर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना ताकतवर है कि ये उस रोशनी से प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के केमिकल कंपोजिशन का तज्जिया कर सकता है जो इस छोटे से सुर्ख सूरज से गुजरती है जिसके गिर्द ये घूमता है। कैम्ब्रिज ग्रुप ने पाया है कि एटमॉस्फेयर में कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स में से एक का केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद लगता है जो जिंदगी से मुंसलिक हैं। डरमेथाइल सल्फाइड और डेमेथाइल डाइसल्फाइड ज़मीन पे ये गैसेस समुद्री फाइटोप्लैंक्टन और बैक्टीरिया के ज़रिए पैदा होती हैं। प्रोफेसर मधुसूदन ने कहा है कि वो इस बात से है कि सिग्नल ऑब्जर्वेशन विंडो के दौरान इतनी ज़्यादा गैस का पता चला। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि एटमॉस्फेयर में इस गैस की मिकदार का जो तखमीना हम लगाते हैं वो ज़मीन पर मौजूद मिकदार से हज़ारों गुना ज़्यादा है। लिहाजा अगर ये ज़िंदगी से वाबस्तगी की हकीकी है तो ये प्लैनेट ज़िंदगी से भरा हुआ होगा। प्रोफेसर मधुसूदन ने आगे कहा कि अगर हम तस्दीक करते हैं कि K2-18b पर ज़िंदगी है तो इससे बुनियादी तौर पर यह तस्दीक हो जाएगी कि गैलेक्सी यानी सैयारे में ज़िंदगी बहुत आम है। इस मरहले पे बहुत से अगर और मगर हैं जैसे कि प्रोफेसर मधुसूदन की टीम आज़ादाना तौर पर तस्लीम करती है। सबसे पहले कि यह कि ताज़ा तरीन डिटेक्शन इस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है जो डिस्कवरी का दावा करने के लिए दरकार है। उसके लिए रिसर्चर्स को तकरीबन 99.99% यकीन होना चाहिए कि उनके नताइज दुरुस्त हैं और गलत रीडिंग नहीं है। साइंटिफिक जार्गन में वो 5 सिग्मा रिजल्ट हैं। ये ताज़ा तरीन नताइज सिर्फ 3 सिग्मा 99% हैं जो काफ़ी लगता है, लेकिन ये साइंटिफिक कम्युनिटी को कायल करने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन ये 18 माह पहले टीम के हासिल करदा सिग्मा नतीजा यानी 68% से बहुत ज़्यादा है जिस उस वक्त बहुत शक के साथ इस्तकबाल किया गया था। लेकिन अगर कैम्ब्रिज टीम 5 सिग्मा नतीजा भी हासिल कर लेती है तो इस बात का हतमी सबूत नहीं होगा कि उस प्लैनेट पर ज़िंदगी मौजूद है, जैसे कि एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैथरीन हेम्स और स्कॉटलैंड के एस्ट्रोनॉमर रॉयल जो रिसर्च टीम से आज़ाद हैं उनके मुताबिक है। उन्होंने BBC न्यूज़ को बताया कि इस यकीन के साथ अब भी सवाल यही है कि इस गैस का क्या ऑरिजिन है। ज़मीन या समंदर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए पैदा होती है, लेकिन परफेक्ट डेटा के साथ भी हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये एलियन वर्ल्ड बायोलॉजिकल ऑरिजिन। बहुत से रिसर्चर्स ये नतीजा निकालते हैं कि प्लैनेट में एक वसी लिक्विडेशन है जिसकी वजह से K2-18b के एटमॉस्फेयर में अमोनिया गैस की अदम मौजूदगी है और इस नज़रिए के मुताबिक अमोनिया नीचे एक वसी पानी के बॉडी के ज़रिए जज्ब होती है। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओलिवर शॉर्टल के मुताबिक उससे एक पिघले हुए पत्थर के समंदर से भी वाज़े किया जा सकता है जो ज़िंदगी को खारिज करता है। प्रोफेसर शॉर्टल ने कहा कि हम दूसरे सितारों के गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स के बारे में जो कुछ जानते हैं वो थोड़ी सी रोशनी से आता है जिनके एटमॉस्फेयर से टकराती है। ये एक इंतहाई नाजुक सिग्नल है जिसे हमें पढ़ना है, न सिर्फ ज़िंदगी के निशानात के लिए बल्कि हर चीज़ के लिए। नासा के एम्स रिसर्च सेंटर के डॉक्टर निकोलस वोगन के पास डेटा की एक और तशरीह है। उन्होंने एक रिसर्च शाया की जिसमें तजवीज़ दी कि K2-18b एक मिनी गैस जायंट है जिसकी कोई सरफेस नहीं है। दहाइयों बाद हम इस वक्त को याद कर सकते हैं और इस लम्हे के तौर पर पहचान सकते हैं जब लिविंग यूनिवर्सिटी हमारी पहुंच में आया था। उन्होंने कहा कि यह टिपिंग पॉइंट हो सकता है जहां अचानक ये फंडामेंटल सवाल है कि क्या हम यूनिवर्सिटी में अकेले हैं। ऐसा सवाल बन जाता है जिसका जवाब देने के लिए सलाहियत उन्होंने। और नाज़रीन अगर हम बात की जाए तो वाइट हाउस ने इस खोज पर कोई ऑफिशियल रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल अपनी कैंपेन में कहा था कि वो स्पेस रिसर्च को सपोर्ट करेंगे। अमरीकी साइंस की
کی دنیا میں اس دریافت کو ایک اہم کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور ناسا کی بیسکلی جو فنڈنگ ہے وہ بھی توجہ کی باعث بن سکتی ہے۔ اور یہ ناظرین جو ریسرچ ہے دی ایسٹروفزیکل جرنل لیٹرز میں شائع ہوئی ہے، بڑی ہی امپورٹنٹ ریسرچ ہے، بڑی ہی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے، اور کافی فائنڈنگز بھی انٹرسٹنگ ہے، بٹ آبویسلی وقت درکار ہے اور مزید تحقیق درکار ہے، تو ہم اس پہ آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف، اور ہم بیسکلی ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں حکیم، مفکر اور عظیم مسلمان اور عالم دین پروفیسر خورشید احمد، جن کا انتقال 93 سال کی عمر میں برطانیہ کے شہر لیسٹر میں ہوا۔ وہ ناظرین 23 مارچ 1932 کو دہلی میں پیدا ہوئے، اور ایک نامور اسکالر، ماہر اقتصادیات، مصنف، پالیسی ساز اور قانون ساز کے طور پر انہوں نے بے شمار کارنامے سر انجام دیے۔ پروفیسر خورشید احمد نے پاکستان میں ایک قدیم ترین فکری ادارے کی بنیاد رکھی، جس نے 1979 سے لے کر آج تک پالیسی کے حوالے سے مختلف مسائل پر زبردست لٹریچر تیار کیا۔ وہ 1970 کی دہائی سے معاصر اسلامی معیشت کے اہم اور پیشرو مصنف تھے، اور انہوں نے 1973 میں لیسٹر برطانیہ میں اسلامی فاؤنڈیشن کے شریک بانی کے طور پر کام کیا، اور اس کے ساتھ ان کے عظیم ترین دوست جو کہ خود بھی اسلام کے بہت بڑے داعی تھے، ڈاکٹر خرم مراد، ان کے ساتھ کام کیا۔ اور ناظرین یہ جو ادارہ تھا وہ اسلام کے بارے میں گہری تفہیم کو فروغ اور برطانوی مسلم شناخت اور فکر کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے یہ ادارہ۔ ناظرین پروفیسر خورشید احمد کو 1988 میں اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کا ایوارڈ اور مزید ایوارڈز جو ان کو دیے گئے، 1990 میں شاہ فیصل انٹرنیشنل ایوارڈ، 1998 امریکہ کی لارہا ایوارڈ، اور 2022 میں ان کو آئی کیم کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا، اور انہوں نے 2011 میں پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ نشان امتیاز سے بھی نوازا ان کو۔ ناظرین پروفیسر خورشید احمد نے 1978 میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی کے طور پر خدمات انجام دی، اور 1978 سے لے کے 79 میں پاکستان کی معیشت کی اسلامیات کے حوالے سے اہم اقدامات کیے۔ ان کے خطاب اور تجاویز جنہیں پاکستان کے سینٹ میں پیش کیا گیا ہمیشہ بصیرت سے بھرپور، جامع اور وقت کے تقاضوں کے مطابق تھے، جنہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے کتابی شکل میں شائع کیا۔ پروفیسر خورشید احمد نے 17 سال کی عمر میں اپنے پہلے انگریزی مضمون کا آغاز مسلم اکانومسٹ میں کیا، اور 1952 میں بی اے آنرز اور 1958 میں ایم ایس سی ڈگری حاصل کی۔ 1962 میں کراچی یونیورسٹی سے اسلامی تعلیمات میں انہوں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور 1970 میں لیسٹر یونیورسٹی سے تعلیم میں اعزازی ڈاکٹریٹ حاصل کی۔ انہیں 1982 میں یونیورسٹی آف ملیشیا سے، 2003 میں لفبرو یونیورسٹی سے، اور 2006 میں اسلامی معیشت میں ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں ملی۔ پروفیسر خورشید احمد نے اپنی تحریروں اور تدریسی خدمات کے ذریعے اسلامی معیشت کی بنیادیں رکھیں اور دنیا بھر میں اسلامی معیشت کے نظریات کو فروغ دیا۔ ناظرین پروفیسر ڈاکٹر خورشید احمد کی تصانیف اور مقالے آج بھی اسلامی معیشت کی ترقی کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور بلا شبہ ان کا انتقال ایک عہد کا خاتمہ ہے، لیکن ان کی علمی خدمات اور فکری بصیرت اور اسلامی اقدار کے تئیں ان کی لگن آئندہ نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ بن کر رہیں گی۔ 1973 میں اپنے قریبی ساتھی جو کہ خود اسلام کے بہت بڑے مفکر اور داعی تھے، ڈاکٹر خرم مراد کے ساتھ انہوں نے لیسٹر شائر میں اسلامی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اس کے بانی چیئرمین کے طور پر وہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے تک کے لیے خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے اسے اسلامی علم، تحقیق اور تعلیم کا ایک ممتاز ادارہ بنانے میں مدد کی۔ ان کی قیادت میں فاؤنڈیشن علم و فکر کا ایک روشن مینار بن گئی، جس نے مغرب میں اسلام کی گہری سمجھ کو فروغ دیا اور برطانوی مسلم شناخت اور فکر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی فاؤنڈیشن نے 20ویں صدی کے آخری نصف حصے میں برطانیہ میں بڑھتی ہوئی مسلم کمیونٹی کی تعلیم اور شہری ترقی میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کے اشاعتی کام، تربیتی پروگرامز اور بین المذاہب تعلقات نے برطانیہ اور اس کے باہم اور مسلمانوں کے بارے میں گفتگو کو تشکیل دیا۔ اگر ہم بتائیں آپ کو کہ ان کی مزید کیا خدمات تھی جو انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے بارے میں، تو آپ کو ہم بتائیں ناظرین، انہوں نے کچھ کتابیں لکھیں جس میں آپ کو بتائیں کہ اسلام، قرآن اینڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں بیسکلی اسلام کا جو میننگ تھا یا اسلام کیا تھا اس کے بارے میں لکھا، جو کہ کتاب 1975 میں شائع ہوئی۔ ایک انہوں نے کتاب لکھی دا قرآنز بیسک ٹیچنگز، جو کہ 1979 میں شائع ہوئی، اور انہوں نے مزید کتابیں لکھی فنیٹسزم، انٹالرنس اینڈ اسلام کے حوالے سے، جو کہ 1956 میں شامل ہوئی۔ اسلام اینڈ دا ویسٹ، یعنی اسلام اور مغرب کے حوالے سے انہوں نے کتاب شائع کی 1958 میں۔ اور ناظرین انہوں نے خواتین
خواتین کے حوالے سے بھی ایک کتاب لکھی گئی کہ پوزیشن آف ویمن ان اسلام، جو کہ 1967 میں شائع ہوئی. اینڈ ناظرین انہوں نے مسلمانوں کا جو فیملی سسٹم ہے اس کے حوالے سے بھی ایک کتاب لکھی 1974 میں، فیملی لائف ان اسلام. ناظرین ان کی دیر پا خدمات کی وجہ سے پورے عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے ان کا جانا، لیکن اوبیسلی جو انہوں نے کام اور خدمات دیے ہیں وہ رہتی دنیا تک یاد جائیں گی اور کام بھی آتی رہیں گی. ان کے انتقال پر پورے عالمی اسلام، چاہے وہ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم، حماس، سعودی عربیہ، پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک میں سرکاری طور پر تعزیت بھی کی، اور ہم بھی یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق بھی دیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت فرمائے اور سوگواران کو صبر جمیل عطا کرے. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے شو کا وقت ہو جاتا ہے ختم. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک بول کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ضرور ریکارڈ کیجیے گا. مجھے معیز الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.